हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं। मैं कोलकाता में काम करता हूं। आज हम एक बहुत ही कॉमन स्किन के डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्किन में यानी चमड़ों के डॉक्टर के पास बहुत आते हैं केसेस। यानी एक एक्जिमा है, एक्जिमा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्जिमा तो ऐसे बहुत टाइप का होता है जो बहुत ही भास्ट टॉपिक है, लेकिन सारे एक्जिमा के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम एक पर्टिकुलर टाइप के एक्जिमा जो बच्चों में ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं एटोपिक एक्जिमा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एटोपिक एक्जिमा क्या होता है, ये कैसे दिखता है, पहले हमको आपको बता दें कि एटोपिक एक्जिमा में नॉर्मली जो बच्चा होता है 1 साल से अगर कम होता है तो उनका गाल में लाल लाल रेड कलर का रैश हो जाता है। वहाँ पे खुजली होता है, खुजली करते करते वो स्किन मोटा हो जाता है। कभी कभी वहाँ से उजिंग होता है यानी पानी निकलता है, घाव हो जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये होता है इन्फेंटाइल, यानी मोस्टली चेहरा में तो होता है, उसके साथ साथ पूरा बॉडी में हो सकता है, लेकिन ये टिपिकल फीचर है कि बच्चों में के गाल में होता है। 1 साल या 1.5 साल से अगर कम उम्र का बच्चा हुआ, तो अगर उससे थोड़ा ज़्यादा उम्र का बच्चा हुआ तो उनका क्या होता है, पूरा बॉडी में होता है, चेहरा में कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ फ्लेक्सर्स यानी हमारा बॉडी में, जैसे कि ये एल्बो हुआ, ये कोनी हुआ, उसके इस साइड में होता है, या आपका घुटनों हुआ, घुटनों के पीछे होता है, ये रिस्ट हुआ, रिस्ट के ये आगे होता है। ये सब फ्लेक्सर एस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। और उसके साथ इसमें और क्या होता है, खुजली तो बहुत ही ज़्यादा होता है। खुजली के साथ साथ आपका स्किन पूरा ड्राई हो जाता है, और बच्चों में कभी कभी स्किन यानी यह चेहरा में वाइट वाइट स्पॉट दिखाई देता है। कि ये लोग बहुत आते हैं जब ये एक्जिमा का शुरुआती स्टेज में कभी कभी मिलता है, तो बहुत सारा पेरेंट्स हमारे पास पापा मम्मी आते हैं बच्चों को लेके, ये थोड़ा देखिए बच्चा का ये वाइट स्पॉट क्यों हो रहा है, ये कोई सफ़ेदी तो नहीं है, विटिलिगो तो नहीं है। उसको भी लोग एक्सक्लूड करने के लिए, उससे मैंने उसका है कि नहीं वो जानने के लिए भी हमारे पास इनिशियल स्टेज में लोग आते हैं। तो उसके साथ अगर कोई बड़ा बड़ा आदमी है, अडल्ट हुआ, तो बड़ा लोग में कैसा क्या दिखता है, उनमें ये मोटा मोटा स्किन हो जाता है। अगर ये एक्जिमा बहुत दिन तक रहता है, नॉर्मल ये एटोपिक एक्जिमा एक ऐसा बीमारी है जो एक बार में ठीक नहीं होता है, वो थोड़ा रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग होता है, मतलब ठीक हो जाता है फिर आता है, ठीक हो जाता है फिर आ सकता है। तो ये ज़्यादा दिन रहता है तो क्रॉनिक हो जाता है। तो क्रॉनिक अगर होता है तो आपका स्किन वहाँ पे मोटा मोटा हो सकता है। नॉर्मली एक्यूट स्टेज यानी तो शुरुआती फेज में आपका स्किन तो घाव होता है, पानी निकलता है, खुजली होता है, सुलझन हो जाता है, इडिमा होता है। लेकिन क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म, ज़्यादा टाइम जिसका ये बीमारी रहता है उसका स्किन मोटा मोटा हो जाता है। इसके साथ एक बोलते हैं इक्थाउसिस, वो भी हो सकता है। और एक होता है आपका आँख, अगर आईलिड, पूरा बदन इन्वॉल्व नहीं रहता है, मतलब पूरा बदन में नहीं दिखता है, लेकिन सिर्फ आँख के चमड़े में, आईलिड में भी हो सकता है। तो ये क्या, इसका क्या क्या कारण है, मोस्टली एक जेनेटिक कारण से होता है। कुछ लोगों में उनका स्किन का बैरियर फंक्शन लॉस होता है, यानी उनका जो स्किन का, हमारा स्किन का काम है प्रोटेक्शन करना, हमको बाहरी चीज़ से, हमारे मतलब बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, कोई धूल मिट्टी हुआ, उनसे हमको बचाव करता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से एक जीन होता है, फिलाग्रीन नाम के जीन है, वो अगर म्यूटेशन होता है तो उनका जो प्रोटीन ठीक से नहीं बनता है, स्किन वाला प्रोटीन नहीं बनता है, जिसके वजह से उनका बैरियर फंक्शन यानी प्रोटेक्शन देने वाला काम थोड़ा कम हो जाता है। और ये अगर प्रोटेक्शन कम हो जाता है तो बाहरी कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई भी पोलेन हुआ यानी पराग हुआ, कोई डस्ट हुआ, तो ये अंदर आसानी से घुस जाते हैं। तो ये एक बार अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पे हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको लेके फिर वहाँ पे फाइटिंग चलता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पे आपका खुजली होता है, एलर्जी होता है, वहाँ पे चमड़ा निकलता है, ये सारी चीज़ होता है। तो ये किन किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, कौन लोग हैं जिनको रिस्क ज़्यादा है, आप सबको तो नहीं होता ना, तो किसको ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है सपोज किसी का फैमिली में हुआ है, किसी का मम्मी पापा का अगर ये एक्जिमा था तो उनका बच्चों का ये ज़्यादा होने का चांसेस है। एक्जिमा अगर नहीं भी है, अगर मम्मी पापा का अस्थमा, सांस लेने का बीमारी है, अगर वो भी है तो उनका बच्चों का भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी का पापा मम्मी का आपका एलर्जी कंजक्टिवाइटिस और एनाइटिस यानी नाक से पानी निकलना, बार बार आंख खुजली होना, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम है तो उनका बच्चों को भी ये ज़्यादा हो सकता है। तो और किसको हो सकता है, जो लोग ज़्यादा ड्राई वेदर में, यानी जहाँ पे पूरा सूखा वेदर है, जहाँ पे ज़्यादा हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ पे काम कर रहे हैं,
तो उनको भी हो सकता है। जो लोग ज़्यादा केमिकल यानी परफ्यूम, ज़्यादा डिओड्रेंट, ज़्यादा हार्स वाला डिटर्जेंट साबुन यूज़ करते हैं, उनको भी ये हो सकता है। और किनको हो सकता है, जो लोग जिनके घर में पेट्स है यानी जिसके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, बर्ड्स है, तो उनके जो फीदर से, उनके वो लोम से भी ये ज़्यादा हो सकता है। और किस में होगा, किसी जो पोल्यूशन में यानी इंडस्ट्रियलाइज एरिया, जो शहर में रहते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी बच्चों में ये ज़्यादा देखा गया है। और ये 15 से 20% बच्चों का होता है जो लोग शहर में रहते हैं। माने गाँव के बच्चों में कम रहता है, लेकिन शहर के बच्चों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और होता है जिन लोगों का माँ ने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान नहीं करा है बचपन में, अगर मिनिमम 4 महीने या 6 महीना उनको बच्चे को दूध नहीं खिला है, तो उनके बच्चों को भी एक्जिमा ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। और कुछ फूड पार्टिकल्स यानी कुछ खाने से भी ये एक्जिमा हो सकता है, लेकिन सारे खाना से नहीं होता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या होता है, आपका वूलन ड्रेस, अगर कोई सिंथेटिक ड्रेस ज़्यादा यूज़ करता है उसको भी ये हो सकता है। मतलब ये एक्जिमा शुरू नहीं होता है, लेकिन किसी का थोड़ा बहुत एक्जिमा है तो ये एग्रीवेट करता है यानी उसको बढ़ाता है। तो ये हो गया आपका एक्जिमा का रिस्क फैक्टर। तो आप अगर हुआ है तो कैसे डायग्नोसिस करेंगे, आपको तो पता नहीं चलेगा कि एक्जिमा है कि और कुछ है, क्योंकि और भी बहुत स्किन डिजीज है जो एक ही जैसा दिखता है। और क्या क्या है, जिससे आपका स्केबीज, सारा बदन में खुजली हो रहा है स्केबीज में, तो उससे भी आपको ये ऐसे ही पता चलेगा शायद ये हो सकता है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर किसका सेबोरिक डर्माटाइटिस अलग बीमारी है वो भी है, आप किसी का सोरियासिस है, किसी का फोटो डर्माटाइटिस यानी सन एलर्जी है, तो ये सारे डिजीज़ में, ये सारे बीमारी में भी ऐसा ही थोड़ा बहुत आपका सिम्टम्स यानी ऐसा लक्षण आ सकता है। तो इसके वजह से आपको आसपास जो भी आपका डर्माटोलॉजिस्ट है, स्किन का डॉक्टर है, उसको जाके दिखाना है, तो वो आपको सही डायग्नोसिस करेगा कि ये कौन सा बीमारी है। कभी कभी उसको भी ये पता ना चले, शायद देख के भी उसको समझ में ना आए, तो वो क्या करता है, कुछ टेस्ट करता है, जैसे आपका स्किन बायोप्सी टेस्ट भी कर सकता है। स्किन बायोप्सी से पता चल जाता है। और उसके साथ ब्लड रूटीन टेस्ट कुछ करता है, कोई इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, और कुछ माने और कुछ चीज़ के प्रॉब्लम है कि नहीं, वो ब्लड टेस्ट भी करता है। आईजीई लेवल का भी टेस्ट कभी कभी किया जाता है, क्योंकि ऐसा बच्चों में आईजीई लेवल बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो हो गया आपका डायग्नोसिस। अभी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे क्या ट्रीटमेंट करने से ये पेशेंट सुस्त रहेंगे। पहला होता है कि आपको बॉडी को मॉइस्चराइज करना है, बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। जितना आप मॉइस्चराइज़र, नारियल तेल, बॉडी लोशन यूज़ करेंगे, बार बार करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा में एक बार करेंगे, तो आप उतना ही ज़्यादा सुस्त रहेंगे, अच्छा रहेंगे। एक्जिमा से आपको जल्दी राहत मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। और क्या करना है, मॉइस्चराइज़र कब यूज़ करना है, नहाने के तुरंत बाद, जब बॉडी आपका थोड़ा बहुत भीगा रहेगा उसके ऊपर यूज़ करना है, ताकि आपका जो वाटर है, जो भीगा, नहाने के बाद थोड़ा बहुत तो पानी लगा रहता है स्किन में, वो अंदर ही लॉक हो जाता है। ये जो इमोलिएंट हुआ, मॉइस्चराइजर हुआ, लॉकिंग काम करता है, मतलब यहाँ पे लॉक करने का वो काम करता है। तो उसके बाद मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करना है। ज़्यादा गर्म पानी या ज़्यादा ठंडा पानी में नहीं नहाना है, आपको नॉर्मल पानी में, ये तो लीक वार्म वाटर, थोड़ा हल्का सा गर्म पानी में आप नहा सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक नहीं नहाना है, ज़्यादा टाइम आप नहाएंगे तो आपका जो स्किन से जो ऑयल है वो निकल जाता है, आपका स्किन ज़्यादा ड्राई होता है। इसलिए नहाने के टाइम को लिमिट करना है, 10-15 मिनट, आधा घंटे तक आपको नहीं नहाना है। और क्या करना है, आपका घर में अगर ऐसा कोई पेट्स है यानी कोई पालतू जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, बर्ड्स है, तो उनको आप बिल्कुल अवॉइड करिए, निकालिए, घर से मत रखिए, नहीं तो आपको और ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या करना है, आपको कॉटन ड्रेसेस पहनना है। आपको कोई भी सिंथेटिक ऊल हुआ, नायलॉन हुआ, ये सब नहीं पहनना है, क्योंकि ऊल आपका एनिमल से आता है, तो इससे भी आपका ज़्यादा होता है। तो इसको आपको कम से कम या अवॉइड ही करना, नहीं पहनना है जिसको ऐसा एक्जिमा है। अगर विंटर में आपको ऐसा पहनना है तो आप अंदर पहले कॉटन का ड्रेस पहनिए, उसके ऊपर ये वूल वाला आप कपड़े पहन सकते हैं। कभी कभी ये सारी चीज़ नॉर्मल तो थोड़ा बहुत करने से आपको प्रिवेंशन होता है, लेकिन उसके साथ आपको स्टीरॉयड लोशन और क्रीम लगाना पड़ता है। और ये आपको आपके आसपास जो स्किन का डॉक्टर है उनको दिखाने के बाद ही यूज़ करना है, अपने से नहीं करना है, क्योंकि बच्चों में और बड़ों में स्टीरॉयड का पावर अलग होता है। कौन सा क्रीम ऑइंटमेंट करना है कि क्रीम करना है, लोशन करना है, कौन सा मॉलिक्यूल यूज करना है, फ्लूटिकासन करना है कि डेजोनाइड करना है, क्लोबेटासल करना है, इसे बहुत सारा स्टीरॉयड आता है। तो कौन सा स्टीरॉयड यूज करना है, कितना दिन तक करना है,
और कितना अमाउंट में करना है वो आपको आपका डर्माटोलॉजिस्ट ही बताएगा, और कोई नहीं बता सकता इसके बारे में डिटेल्स में। तो ये अगर ज़्यादा स्टेरॉइड आप लगाते हैं, कभी कभी आपका दूसरा साइड इफेक्ट भी शुरू हो जाता है, तो ये सही चीज़ है। तो इसको एक्चुअल डोज में, अच्छा डोज में अगर लगाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अगर आप इसका गलत उपयोग करेंगे तो आपका नुकसान होगा। हम हर बार जब भी स्टेरॉइड की बात बोलते हैं, हम आपको एग्जाम्पल देके बोलते हैं। आप अगर से छुरी, आप छुरी का एग्जाम्पल लीजिए, आप कोई बोलेगा अभी छुरी है तो ये क्या सही है, आपके लिए फ़ायदा करता है कि नुकसान करता है, तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे अगर छुरी का सही उपयोग करते हैं, सब्जी काटने के लिए यूज़ करते हैं तो सही है, अगर किसको मारने के लिए यूज़ करेंगे तो गलत हुआ ना, तो ये गलत उपयोग हुआ। तो वैसे ही स्टेरॉइड एक अच्छा दवाई है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करेंगे तो। अगर उसका गलत ही उपयोग करेंगे तो आपको बिल्कुल नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो एक्टोपिक एक्जिमा से और दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा स्टेरॉइड साइड इफेक्ट में। तो कभी कभी आपका लगाना स्टेरॉइड के साथ, आप एक टैक्रोलिमस बोल के ऑइंटमेंट आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो महंगा होता है। वो बच्चों में ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, बड़ों में दे भी सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा लगता है तो बहुत खर्चा हो जाता है। और ये लगाने के साथ साथ कभी कभी अगर सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा आपका एक्जिमा है, तो खाने के लिए भी ओरल स्टेरॉइड दिया जा सकता है। खाने के लिए स्टेरॉइड देने से पहले हमने बहुत बार बोला है कि हमेशा स्टेरॉइड देने से पहले आपका डायबिटीज़ है कि नहीं, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, आपका पेप्टिक अल्सर है कि नहीं, आपका ट्रैक्ट है कि नहीं, आपका बोन ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ देखते हैं, उसके बाद देते हैं, बहुत सारा टेस्ट करने के बाद। वैसे नहीं देते हैं, तुरंत नहीं देते हैं। तो स्टेरॉइड कितना डोज में देना है वो आपको डॉक्टर ही बताएगा, अपने से नहीं खाना है बस। और क्या करना है आपको, साइक्लोस्पोरिन नाम के दवाई आता है, वो भी बहुत अच्छा दवाई है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये भी, इसका भी साइड इफेक्ट होता है, ब्लड टेस्ट करने के बाद दिया जाता है, आपका स्किन का डॉक्टर ही देगा आपको। मेथोट्रेक्सेट यूज होता है, कभी कभी लाइट थेरेपी होता है, नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या धूप का किरणों से वो जो लाइट आता है उससे भी काम होता है। तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी यूज करते हैं, इससे भी बहुत अच्छा काम होता है। और ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या करना है, आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर को तो आप बंद कर नहीं सकते हैं, तो जितना भी रिस्क फैक्टर बाकी हमने बोला है, यानी आपको अपने शरीर का कैसे केयर लेना है, धूल मिट्टी से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ हमने बता ही दिया है। ये सारे अगर आप करेंगे तो आप ये बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये 15 दिन 1 महीने वाला बीमारी नहीं है, ये क्रॉनिक है, लंबा टाइम तक चलता है। इसीलिए आपको अपने पेशेंस रखना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस से ज़्यादा होता है ये बीमारी, ये एक्जिमा भी बढ़ जाता है। और आपको योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट खाना पड़ेगा। तो ये अगर करते हैं तो आपका एक्जिमा से आप दूर हो सकते हैं। और बाकी एक्जिमा के बारे में हम एक एक करके बाद में हम बताते रहेंगे। हैंड एक्जिमा के वीडियो हमने ऑलरेडी बना लिया है, यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल में ये स्टोर है, आप उसको भी निकाल के देख सकते हैं हैंड एक्जिमा कैसे होता है, क्या होता है, क्या बचा होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपका ऐसा कोई भी लोग है, रिलेटिव, रिश्तेदार, बंधु, फ्रेंड्स कोई भी है जिसको एक्जिमा है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करिए। किसी का बच्चे को अगर एक्जिमा का तकलीफ है तो उसको वीडियो शेयर करिए। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका स्किन एंड हेयर। और इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब सुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छे से रहिए। स्टे ट्यून, स्टे एट होम। थैंक यू।